मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ तृतीय में फर्स्ट पेपर में आपका सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक इतिहास, अनुता से क्या तात्पर्य है, भारतीय द्विवेदी युग, छायावाद, प्रकृति, प्रयोग और नई कविता के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आधुनिक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो हेतु भारद्वाज इसके संपादक हैं, उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी ने संपादित करके काव्य रचना ये जैसे आधुनिक काल के मुख्य रचनाकार हैं उनको इसमें रखा है। तो सबसे पहले जो इस रचना है, ये पुस्तक है, इसमें सबसे पहला जो कवि है, रचनाकार है, वो है मैथिली शरण गुप्त। तो आधुनिक हिंदी कविता में मैथिली शरण गुप्त का पूरा नाम क्या था, उनको राष्ट्रकवि क्यों कहा गया, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस जगह हुआ और उन पर किस साहित्य की ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है महाकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और देहावसान ऋतु 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त के आगे महाकवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने ही किया है। आचार्य महावृष द्विवेदी के निकट के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में भी नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया। भले ही काव्यतस की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमज़ोर हैं, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविता ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सी रचनाएं ली कि, लेकिन आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निकट के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी अन्य रचनाओं पर नहीं जाकर केवल भारत भारती नामक रचना पर ही सर्वप्रथम आकृष्ट हुआ। और उसी काव्यतस की दृष्टि से भारत भारती की जो कविता कमज़ोर है, किंतु उसका जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। जाति, देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव की भावना से ओतप्रोत होने के कारण उन्हें राष्ट्रकवि के रूप से प्रतिष्ठित हुए। और गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति कुछ भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी उनके तीव्र उत्साह है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का भी प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। कहने का तात्पर्य है
गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति जो भाव था, उनके काव्य में द्विवेदी आदर्शवादी नैतिकता भी उनमें दिखाई देती है। पौराणिक आख्यानों के दर्शनगत व्याख्या भी दिखाई देती है तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की भी छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। और इसी आधार पर उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिनमें भारत भारती, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अर्थात महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज और विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, जिन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनहद नाटकों की रचना भी की। पलाशी का युद्ध, मेघनाथ वध, प्रत्नसंहार उनके अनुदित काव्य भी हैं। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, तो भी तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने अपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों की गरिमा को प्रदान की है। सरस्वती में भी प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर भारत भारती की कविताओं तक गुप्त का कवि इतिवृत्तात्मक तथा गद्यात्मक सुस्सा से ग्रसित है, किंतु साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता, भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा के काव्य का प्रभाव पड़ा। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमलकांत, पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति व चित्र से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में हैं। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने अपनी जो बहुत सी रचना हैं, उसमें मैथिली शरण गुप्त की जो महाकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, उसकी अनेक पुस्तक हैं। भारत भारती है, जयद्रथ व्रत है, पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, सिद्धराज है, विष्णुप्रिया आदि प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। लेकिन बीए पाठ तृतीय में इनमें से 3 जो प्रमुख रचना हैं, द्वापर है, जिसको विधृता भी कहते हैं, ली गया है, एक यशोधरा है और पंचवटी। इन 3 रचना को ये पाठ तृतीय के सिलेबस में रखा गया है। द्वापर ये क्या है, इसको विधृता पात्रता का नाम है और पुस्तक का नाम, उनकी रचना है, उसका नाम है द्वापर। प्रस्तुत अंश मैथिली शरण गुप्त के द्वापर नामक काव्य का एक अध्याय है। द्वापर की कथा गुप्त जी ने भागवत से ली है। द्वापर की कथा
गुप्त जी ने भागवत से लिए और यह काव्य गुप्त जी की विशेष मनस्थिति को अभिव्यक्ति देता है, क्योंकि जब उन्होंने यह काव्य रचा तब उन्होंने अपने दो पुत्रों की मृत्यु के अवसाद को झेला। क्योंकि जब उन्होंने ये काव्य रचा था तब उन्होंने अपने दो पुत्रों की मृत्यु के अवसाद को झेला था। अतः यह एक विचार प्रधान काव्य है। भागवत में नारी पात्र का नाम नहीं मिलता, अतः गुप्त जी ने उसे विद्वता कहा है। तो यही विद्वता राज्य व्यवस्था की उस परंपरा का विरोध करती है जो किसी वर्ग विशेष को दान पाने का अधिकारी नहीं मानती। अर्थात द्वापर जो काव्य रचना है मैथिली गुप्त में महाभारत भागवत से ली गई और गुप्त जी ने विशेष मनस्थिति को अभिव्यक्ति देता है, क्योंकि जब उन्होंने ये काव्य रचा तब उन्होंने अपने दो पुत्रों की मृत्यु का अवसाद झेला था। अतः यह विचार प्रधान काव्य है। और भागवत में नारी पात्र नहीं मिलता, अतः गुप्त जी ने उसे विद्वता कहा है। तो यही विद्वता राज्य व्यवस्था की उस परंपरा का विरोध करती है जो किसी वर्ग विशेष को दान पाने का अधिकारी नहीं मानती। दूसरी रचना है पंचवटी। पंचवटी मैथिली सेनगुप्त का एक छोटा किंतु सबसे सरल काव्य है। काव्य के सुफन का प्रसंग पर आधारित है। प्रस्तुत अंश पंचवटी काव्य का आरंभिक अंश है, जिसमें गुप्त जी ने प्रकृति का मनोहर चित्र उपस्थित किया है तथा लक्ष्मण के निष्प्रह तथा विचारशील व्यक्तित्व का अंकन किया है। अतः पंचवटी मैथिली सेनगुप्त का एक छोटा किंतु सबसे सरस काव्य है जो राम कथा की सुपर्ण का प्रसंग पर आधारित है। और प्रस्तुत अंश पंचवटी काव्य का आरंभिक अंश है, जिसमें गुप्त जी ने प्रकृति के मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है तथा लक्ष्मण के निष्प्रह और विचारशील व्यक्तित्व का ही इसमें अंकन हुआ है। तीसरी जो रचना है वो है यशोधरा। यशोधरा मैथिली सेनगुप्त का एक अत्यंत मार्मिक, जिसमें उन्होंने उपेक्षिता यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। सिद्धार्थ जीवन के निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर को छोड़कर चले जाते हैं। वो अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं। भोर होने पर जब यशोधरा को इसका पता चलता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है। इन अंशों में यशोधरा का पश्चाताप तथा उच्च आदर्श चित्रित हुआ है। अतः मैथिली सेनगुप्त की तीन जो प्रमुख रचना हैं, पहली द्वापर, दूसरी पंचवटी और तीसरी यशोधरा, ये पाठ्यक्रम में है। और इसमें मैथिली सेनगुप्त में तीसरी रचना यशोधरा तो मैथिली सेनगुप्त की एक अत्यंत मार्मिक काव्य रचना है, जिसमें उन्होंने उपेक्षिता यशोधरा के चरित्र की गरिमा का चित्रण किया है। सिद्धार्थ जीवन की निरर्थता से जब दुखी होता है कि जीवन निरर्थक है और उससे अत्यंत दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मुक्त प्राप्ति के घर छोड़कर चले जाते हैं और वे अपने छोड़ने के साथ अपनी पत्नी और पुत्र को भी सोता हुआ छोड़ जाते हैं, त्याग जाते हैं। और जब भोर होने पर यशोधरा को पता चलता है कि उनके पति छोड़कर चले गए हैं तो आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है। उन्हीं अंशों को मैथिली सेनगुप्त ने इस यशोधरा का पश्चाताप उच्च जो आदर्श है उसको एक काव्य रचना में दर्शाया है। थैंक यू, धन्यवाद।